गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा श्री स्वामी गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़ आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पुस्तक से अध्ययन करेंगे और आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। हम पहले व्यवहारवाद के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम व्यवहारवाद के बाद का जो आंदोलन है उसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो 1960 में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी क्रांति की उपयोगिता पर उन्होंने स्वयं ही प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्होंने एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया। यानी कि जो व्यवहारवाद आंदोलन के सूत्रधार थे, जो निर्माता है, वो डेविड ईस्टन माने जाते हैं। वहीं उत्तर व्यवहारवाद के भी जो प्रवर्तक हैं वो डेविड ईस्टन ही माने जाते हैं। उन्होंने व्यवहारवाद में कुछ परिवर्तन करके, कुछ सुधार करके, कुछ संशोधन करके जो एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया, उसको उत्तर व्यवहारवाद की संज्ञा दी गई। यानी कि व्यवहारवाद के बाद का उत्तर का जो आंदोलन था उसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाने लगा। हम जो व्यवहारवाद है वो वास्तव में व्यवहारवाद में सुधार करना चाहता है और उसकी जो कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करना चाहता है। उत्तर व्यवहारवाद मुख्यतः व्यवहारवाद का जो है उनको परिवर्तन, जो उसमें जो कमियां थी उसको दूर करता है और उसको आलोचना करता है कि ये वर्तमान जो समाज है उसके लिए उपयोगी नहीं है व्यवहारवाद, इसलिए उसमें संशोधन की उसमें आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यवहारवाद ने मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया था, वहीं उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्यों पर बहुत अधिक बल देता है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को शामिल करने की बात करता है तथा उनको वर्तमान संदर्भ में पूर्ण तथा प्रासंगिक बनाना चाहता है, ताकि जो मूल्य हैं उनको शामिल करके व्यवहारवाद को जो पूर्ण किया जा सके और उसे उत्तर व्यवहारवाद नाम दिया गया। और राजनीतिक शास्त्र में पुनः जो उन्होंने व्यवहारवाद ने एक आदर्श को बाहर निकाल दिया था, उस आदर्श की निष्ठा की भावना को वापस राजनीतिक विज्ञान में लाना चाहते हैं उत्तर व्यवहारवादी। तो उत्तर व्यवहारवाद में मुख्यतः दो नारे लगाए गए थे। उत्तर व्यवहारवाद में मुख्यतः दो नारे लगाए गए थे। वो थे कि कर्म, या जिसे कहते हैं क्रियात्मकता, और दूसरा था प्रासंगिकता, जिसे शोध की सार्थकता भी कहते हैं। तो कर्म और प्रासंगिकता उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे थे। इसके अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिकों को मानव मूल्यों की रक्षा करने के लिए कर्म पर बल दिया गया है। मानव मूल्य, क्योंकि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष हो गया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को मानव मूल्यों की रक्षा करने के लिए कर्म पर बल दिया जाना चाहिए तथा उनके अनुसार सामाजिक शोध को वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिकता का तो उत्तर व्यवहारवाद का नारा है, उसका तात्पर्य है कि ये जो राजनीतिक विज्ञान में जो शोध होते हैं उनको वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के हम कारणों की बात करें तो जब 1969 में डेविड ईस्टन के द्वारा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था 1969 ईस्वी में। कब? जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक हुई थी, उसमें खुद डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार व्यवहारवाद समकालीन राजनीतिक समस्याओं के समाधान में असफल रहा है, इसलिए उसकी कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की जानी चाहिए। इसलिए डेविड ईस्टन को ही उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर देखता है, उन्मुख है तथा राजनीतिक विज्ञान को नई दिशाओं की ओर मोड़ने तथा उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें बहुत कुछ नए परिवर्तन करने और जोड़ने के लिए परिवर्तनशील रहता है उत्तर व्यवहारवाद। तो हम उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों की बात करें तो सबसे पहले ये एक व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया के रूप में ही उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ था, क्योंकि व्यवहारवाद में कुछ ऐसे तथ्य थे जो कि प्रासंगिक नहीं थे, उपयोगी नहीं थे, तो उनकी प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ था। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक तथा वैज्ञानिक स्वरूप देने के जो प्रयास किए थे व्यवहारवाद ने, लेकिन उनके बावजूद समय में कई व्यवहारवादी इन प्रयासों को अपर्याप्त तथा अपूर्ण मानते थे। दूसरा कारण था कि मनुष्य के व्यवहार के बारे में पूर्ण रूप से निश्चित नियम व्यवहारवादी नहीं बना पाए थे।
उन्होंने जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों के माध्यम से व्यवहारवाद का मनुष्य के व्यवहार का विश्लेषण करने का, उसका सत्यापन और मापन का प्रयास किया था, तो वो संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी प्रकृति है मनुष्य की, वो परिवर्तनशील रहती है। अतः प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उसका अध्ययन संभव नहीं है। जो व्यवहारवाद के द्वारा जो कृत्रिम रूप से उसको समझने की, उसको मापन करने की कोशिश की गई थी, उसको करने में वह व्यवहारवाद असफल हुआ था। दूसरा कारण था कि व्यवहारवाद ने मूल्यों की पूर्ण उपेक्षा करके तथ्यों पर बहुत अधिक बल दिया था। लेकिन चूंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो उसके जो मूल्य हैं, उसके मूल्य बहुत महत्व रखते हैं और मूल्य के बिना उसके कार्य पद्धति को समझा नहीं जा सकता है, और व्यवहारवाद ने मूल्यों को बिल्कुल ही मनुष्य से पृथक करने के, व्यवहार से पृथक करने का प्रयास किया, उसको वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने का प्रयत्न किया, तो ये संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि सिर्फ तथ्य हैं वो जो व्यवहार यथार्थ का अध्ययन करते हैं, और मूल्य जो है समाज की एक आदर्श का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बिना मूल्य के व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए व्यवहारवादियों का मूल्यों की पूर्ण रूप से उपेक्षा करना और तथ्यों पर अत्यधिक बल देना, ये उत्तर व्यवहारवाद के पनपने का एक प्रमुख कारण बना। इसके अलावा व्यवहारवाद क्रांति में जो समकालीन विश्व की जो प्रमुख समस्याएं थी, जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो समस्याएं थी, उनका समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया था व्यवहारवाद। वो उन समस्याओं के बारे में व्यापक उनका विश्लेषण नहीं कर पाया था, और जो बढ़ रही थी समस्याएं राजनीतिक स्तर पर, और उनका कोई ठोस जवाब व्यवहारवाद के पास नहीं था। जैसे बढ़ती जो उस तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, जनसंख्या विस्फोट है, जो उस समय राजनीतिक रूप से विभिन्न देशों के मध्य विश्व में युद्ध चल रहे थे, और अन्य जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं थी, आणविक युद्ध का भय था, अमेरिका में काले गोरों का विभेद था, तानाशाही की प्रवृत्तियाँ बहुत तेज़ी से उभर रही थी, वियतनाम में घोषित युद्ध हो रहा था। तो इन सब समस्याओं का व्यवहारवाद कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, इन राजनीतिक समस्याओं का, और नहीं सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं के बारे में कोई ठोस समाधान प्रस्तुत कर पा रहा था। तो इसलिए इन सब के व्यवहारवाद की आलोचना की गई, और उसी के आगे उसी में सुधार हेतु उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की गई। अब हम उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण या उसके विशेषताओं की बात करें, तो उत्तर व्यवहारवाद जो है ये डेविड ईस्टन ने 7 लक्षण स्वीकार किए। जब व्यवहारवाद के उन्होंने 8 मूल मान्यताएं दी थी, वहीं उत्तर व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन ने 7 प्रमुख लक्षण दिए हैं, जिन्हें प्रासंगिकता का सिद्धांत या सार्थकता में का विश्वास की संज्ञा दी जाती है। प्रासंगिकता का सिद्धांत या सार्थकता का विश्वास, ये संज्ञा, इन 7 जो लक्षण स्वीकार किए हैं डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के, उन्हें ये संज्ञा दी जाती है। प्रथम उनके सिद्धांत है वो तकनीकी की तुलना में सार को तकनीकी की तुलना में सार को प्राथमिकता। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यवहारवादी तकनीक को, यानी तथ्यों को है सार या विषय वस्तु, जिसे सार किसे कहते हैं, विषय वस्तु। जो व्यवहारवादी है वो तकनीकी तथ्यों को विषय वस्तु या सार के ऊपर प्राधान्यता देता है, और उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, और ऐसा संभव भी है, यानी कि तथ्यों के साथ साथ आप विषय को भी साथ लेकर चलो, और उसी के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। आगे उनको दूसरा प्रमुख कारण बताया है समस्याओं का विश्वसनीय निदान पर बल, की जो समस्याएं हैं उनका निदान है विश्वसनीय रूप से होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अमूर्तीकरण या विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम से कम रुचि लेकर मानव जो जाति है उसकी आवश्यकताओं तथा उसके जो संकट है उनके समस्याओं के निदान पर बल देना चाहिए। अगला उनका कारण माना जाता है कि सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों के संबंध में रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवादी व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है, और उनका मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी, यानी कि यथास्थितिवादी या रूढ़िवादी हो गए हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्राणीशास्त्र और तकनीक, जो उसके प्रणाली शास्त्र और तकनीक है, उसमें निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है।
उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ में, उनका सामाजिक प्रासंगिकता के संदर्भ में समझने पर ध्यान नहीं देता है और ये समझता है कि वह उसके प्रणाली शास्त्र के अनुसार प्रणाली शास्त्र के आधार पर तथ्यों का निष्कर्ष निकाल लेगा। उसे व्यापक रूप से अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक प्रासंगिकता तथ्यों के व्यापक विश्लेषण में समझना शायद उनके प्रणाली के अनुरूप, व्यवहारवाद के सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। उसमें नैतिक तत्व को महत्व नहीं दिया गया था और पूर्ण से उदासीन एक प्रवृत्ति थी व्यवहारवाद की। तो इस सब का परिणाम ये हुआ कि व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान में एक ऐसे सामाजिक रूढ़िवादी विचारधारा उत्पन्न हो गई जिसने धीमी गति से होने वाली परिवर्तनों की भी उसमें गुंजाइश बहुत कम रह गई थी। तो उसमें परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन पर व्यवहारवाद बल नहीं देता है, वो उसे एक रूढ़िवादिता पर बल देता है कि जो जैसे चल रहा है उसी पर, क्योंकि परिवर्तन होने से उसके प्रणाली शास्त्र में जो प्रणाली उसकी पद्धति है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो एक रूढ़िवादी प्रवृत्ति व्यवहारवाद में देखने को मिलती है, सामाजिक परिवर्तन पर बल नहीं देता है। और बुद्धिजीवी जो है, आगे देखें तो बुद्धिजीवियों की भूमिका पर जो है व्यवहारवाद बिल्कुल महत्व नहीं देता है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक शास्त्र को यह भी याद होना चाहिए कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है और राजनीतिक विज्ञान जो बुद्धिजीवी होते हैं वो मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और यदि व्यवहारवाद को माने तो मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध उनको नहीं होना चाहिए। इसलिए बुद्धिजीवियों को व्यवहारवाद बिल्कुल महत्व नहीं देता है, वो सिर्फ तकनीकविदों और जो यंत्रवादी हैं उन्हीं को महत्व देता है, जिससे कि जो राजनीति विज्ञान है पूर्ण रूप से एक यांत्रिक विषय बनकर रह जाता है। आगे व्यवहारवादी जो है क्रमनिष्ठता पर बल देते हैं, क्रम पर बल देते हैं। कर्म यानी कि एक्शन साइंस जिसको कहते हैं, कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कहना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ताओं को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में क्रम में लगा रहना चाहिए। उनका मानना है कि व्यवहारवाद शोध प्रणालियों की रचनात्मक क्रियान्वयन पर बल नहीं देते, ये सार्थक नहीं हो सकता है और ज्ञान का सिर्फ यांत्रिक होना आवश्यक नहीं है, ज्ञान का क्रियात्मक होना चाहिए। उसे नॉलेज मस्ट बी पुट टू वर्क, यानी कि जो सिर्फ ज्ञान है वो सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ उसको कागजों पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको वास्तव में उसके कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर, वर्क के आधार पर उसको हकीकत में उसको उतारना आवश्यक होता है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद जो है कर्म या कार्य पर बल देता है कि जो ज्ञान है उसको कार्य के रूप में उसका रूपांतरण किया जाए। इसके अलावा विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण का तात्पर्य है कि राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहने का पर गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की जो राजनीतिक गर्मागर्मी में स्वयं को शामिल करने और सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मानना है कि राजनीतिक शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए और उन्हें समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान करनी चाहिए। और बुद्धिजीवियों के जो प्रमुख संघ और समुदाय और विश्वविद्यालयों के माध्यम से मानवीय मूल्यों की रक्षा करके उनको व्यवहार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर उनको मैदान में कार्य करना चाहिए। और राजनीतिक जो उनका काम है उनको व्यवसाय या राजनीतिकीकरण का अप्रिय वांछनीय मानते हैं कि जो राजनीति है उसका व्यवसाय यानी कि उसको काम के स्तर पर उनको जनता के लाभ के लिए उनका उपयोग करना आवश्यक है। उनको व्यवसाय के रूप में राजनीति को अपनाया जाना चाहिए और मूल्यों पर अत्यधिक बल देते हैं व्यवहारवादी, क्योंकि उनका मानना है कि मूल्य विहीन अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य आधार मनुष्य के व्यवहार है और मनुष्य के व्यवहार मूल्यों के आधार पर ही चलता है। बिना मूल्यों के मनुष्य के व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर बहुत अधिक बल देते हैं। तो ये 7 मान्यताएं उन्होंने डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की बताई हैं। अब उत्तर व्यवहारवाद तथा परंपरावाद में हम तुलना करें तो परंपरावादी जो विचारक हैं वो उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरावादियों के समान मूल्यों पर अत्यधिक बल दिए हैं। समानता है उत्तर व्यवहारवाद और चूँकि व्यवहारवाद था वो परंपरावाद के बिल्कुल अपोजिट था, वो परंपरावादियों का बिल्कुल विरोध करता था। जबकि उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावादी में कुछ समानता है। उनमें प्रथम समानता हम देखें तो उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरावादियों के समान मूल्यों पर बल दिया है। दूसरा, उत्तर व्यवहारवादियों ने
संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया है, जैसा कि परंपरावादी भी इसको इसी तरीके से संस्थाओं के अध्ययन पर बल देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी दर्शन तथा विज्ञान दोनों को बराबर महत्व देते हैं, अर्थात उन्होंने परंपरागत सिद्धांत के अध्ययन में रुचि प्रकट की। जैसे कि परंपरावादी दर्शन और विज्ञान दोनों को महत्व देते हैं, उसी तरीके से उत्तर व्यवहारवादी भी दर्शन और विज्ञान दोनों को महत्व देते हैं। परंपरावादी तथा उत्तर व्यवहारवादी दोनों व्यवहारवादी आंदोलन के कटु आलोचक थे, क्योंकि जिस तरह से परंपरावादी ने व्यवहारवाद की आलोचना की है, क्योंकि वो तो मूल्यों और आदर्श पर बल देते हैं, जबकि व्यवहारवाद मूल्यों आदर्श की बिल्कुल उपेक्षा करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी है वो मूल्यों एवं आदर्श की का पक्ष लेता है। तो इस तरह से परंपरावादी और उत्तर व्यवहारवादी दोनों व्यवहारवाद के आंदोलन के आलोचक हैं। अब दोनों में अंतर देखें, उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद में असमानता या अंतर देखें तो जो परंपरावादी दृष्टिकोण है वो व्यवहारवाद उपागम की वैज्ञानिकता तथा सार्थकता उस दोनों को अस्वीकार करता है एवं राजनीति शास्त्र की पुरानी परंपराओं को ही दोहराने में विश्वास रखता है, जबकि जो उत्तर व्यवहारवादी है वो व्यवहारवाद की वैज्ञानिक एवं सार्थकता को स्वीकार करता है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर वैज्ञानिक स्वरूप को समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहता है। वो कर्म के आधार पर, प्रासंगिकता के आधार पर जो निष्कर्ष या वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलते हैं, जो सिद्धांत का निर्माण होता है, उनको समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहता है उत्तर व्यवहारवाद, तथा राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्राधिकार को और व्यापक करना चाहता है। अब हम व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवाद के अंतर की बात करें तो व्यवहारवादी है वो तथ्यों पर बहुत अधिक बल देते हैं, सिर्फ वो तथ्य इस पर बल देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी है वो तथ्यों के बजाय मूल्यों पर बल देते हैं। और व्यवहारवादी जो तकनीकी पर बल देते हैं और मतलब जो राजनीतिक जो विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीकी प्रवृत्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके इस पर बल देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी है वो शोध की प्रासंगिकता पर बल देते हैं कि ठीक है वैज्ञानिक आधार पर इनका किया जाए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए प्रासंगिक हो, समाज के लिए उपयोगी हो। ये व्यवहारवाद बुद्धिजीवियों की तटस्थता के पक्षधर है कि बुद्धिजीवियों को सिर्फ शोध एवं सिद्धांतों के निर्माण में ही अपना योगदान देना चाहिए, उनको तटस्थ रूप से कार्य करना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि बुद्धिजीवियों की भूमिका समाज में होनी चाहिए, वे समाज के लिए कार्य करना उनको चाहिए। व्यवहारवादी जो है यथास्थिति के समर्थक है कि जो जैसा चल रहा है उसको उसी रूप में चलना चाहिए, रूढ़िवादी माने जाते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी है समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। व्यवहारवादी एक बौद्धिक प्रवृत्ति है जो सिर्फ सिद्धांतों का निर्माण करता है और उनके वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है निर्माण सिद्धांतों के निर्माण में, उसका कोई प्रासंगिकता या उपयोगिता या व्यवहार में उसका कोई योगदान नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद है वो सिर्फ बौद्धिक प्रवृत्ति न होकर एक वैचारिक क्रांति है और उस वैचारिक क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन करने पर वो बल देता है। धन्यवाद।